योर सीट। थैंक यू सर। आदित्य कुमार झा, यस सर। आप बिहार के रहने वाले हैं, मधुबनी। यस। अभी आप इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, भारतीय रेल लेखा सेवा में आप हैं। यस सर। प्रोबेशनर हैं आप। यस सर। कब से हैं वहाँ? सर मैं फरवरी 2018 से हूँ। अच्छा, जोन अलॉट हो गया आप लोगों को? यस सर। कौन सा जोन मिला है? सर एनसीआर इलाहाबाद मिला है। एनसीआर मिला है आपको। रेल की सेवा पसंद नहीं आ रही है? नहीं सर, रेल की सेवा बहुत अच्छी हमको लग रही है। बहुत से नए नए अनुभव हमको प्राप्त हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस सेवा को तो पसंद करता हूँ सर। प्रशासनिक सेवा में आने का कोई विशेष कारण? सर बस एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसके माध्यम से कुछ डाइवर्सिटी अधिक मिलेगी। एक यूपीएससी के रिटायर्ड चेयरमैन हैं मिस्टर दीपक गुप्ता, बिहार काडर के ही आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तक लिखी है, द स्टील फ्रेम हिस्ट्री ऑफ आईएएस। पढ़ा है आपने? नहीं सर। सुना है उसके बारे में? यस सर, सुना है उसके बारे में। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, उसमें एक वाकया ये आया है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जो फील करता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। यस सर। इट हैज़ आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी, इट शुड बी डिसबैंडेड। यस सर। एंड इंस्टेड वी शुड गो फॉर बैक टू प्रोविंशियल सर्विसेज। यस सर। तो आपका क्या व्यू है? मेरा इस मामले में सर कुछ अलग मत है। मेरा मानना है कि अभी भी भारत की जो परिस्थितियां हैं और भारत के ब्यूरोक्रेसी को जो डिलीवर करना है, उसमें अभी भी आईएएस की भूमिका बहुत थी। और विकास के जिस पायदान पे अभी हम हैं और जो चुनौतियां हैं, उसको हल करने में आईएएस की भूमिका अभी भी बनी हुई है और इसे डिसमेंटल नहीं किया जाना चाहिए। किन कारणों से आईएएस को ऑल इंडिया सर्विसेज का स्टेटस दिया गया? सर इसमें तो सबसे पहले जो आईसीएस की विरासत थी, इस कारण, क्योंकि पहले से ही टॉप मोस्ट लेवल पर डिसीजन मेकिंग में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। दूसरी बात, हम एक ऐसे सर्विस की ज़रूरत हमको है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सब डिविजनल लेवल से और हाईएस्ट लेवल तक की यात्रा करे, उसमें अनुभव भी हो, ग्राउंड लेवल की रियलिटी से उनका परिचय भी हो और डिसीजन मेकिंग का उनको ट्रेनिंग भी मिले। तो सर ऐसी सेवा भारत में निश्चित रूप से आईएएस ही है सर। लेकिन जब आईसीएस को कन्वर्ट किया जा रहा था आईएएस में, उस टाइम में बहुत बड़ी मांग उठी थी सरदार पटेल के सामने कि साहब आप प्रोविंशियल सर्विसेज में हम लोग वापस जाएं, आईएएस की ज़रूरत नहीं है। यस सर। लेकिन 3 कारणों से सरदार पटेल ने इसको कहा कि नहीं, हमें इसे ऑल इंडिया देना है। यस। उन कारणों का कुछ आपको अंदाज़ा है? सर सरदार पटेल के सामने सबसे बड़ा जो उनके सामने प्रश्न था वो राष्ट्रीय एकीकरण का था। और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह जरूरी है कि संघवाद के अस्तित्व होने के साथ साथ एक मजबूत संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार हो, और जिसको कोऑर्डिनेट करने के लिए अखिल भारतीय सेवा के रूप में आईएएस और आईपीएस की भूमिका महत्वपूर्ण थी कि मतलब वो कोऑर्डिनेट करे एक मजबूत संघ और एक जीवंत राज्य के बीच में। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है, आप संस्कृत आपने लिया हुआ है, एक संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति हेल्थ डिपार्टमेंट की पॉलिसी बना रहा है? यस सर। एक इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति डिफेंस का सेक्रेटरी बन गया है। यस सर। एक डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग व्यवस्था पर नियंत्रण रख रहा है। तो क्या ये आज के मॉडर्न इंडिया में, आज के युग में ये प्रथा सही लग रही है आपको? सर इस प्रथा को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता है और इसमें कुछ बदलाव अपेक्षित है। यही कारण है कि सर सेकंड ईआरसी ने कहा है कि 10वें साल से हर ब्यूरोक्रेट एक स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़े, जिसमें 4-5 उन्होंने डिपार्टमेंट बताए कि 4-5 सेगमेंट में वो स्पेशलाइजेशन प्राप्त करें। तो सर ये उचित होगा कि प्रारंभ में तो निश्चित रूप से जर्नलिस्ट होना चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल के अनुभव में उनको बहुआयामी अनुभव उनको प्राप्त हो सके। लेकिन समय के साथ जब जे ग्रेड आता है प्रशासनिक सेवा में, तो जे ग्रेड से वो एक स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ें ताकि जब वो ब्यूरोक्रेसी में उच्च नीति निर्माण के स्तर पर पहुंचे तो उनमें केवल सामान्यज्ञता ना हो बल्कि विशेषज्ञता भी हो उनमें। तो दोनों का समन्वय होना सर अति आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में आप रेल सेवा के विषय में हमें बताएं, अभी तक रेल सेवा में अनुशंसा की गई कि रेलवे अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे पर्सनल सर्विस को एक कर दिया जाए। यस सर। क्यों नहीं हो रहा है एक? सर विवेक देवराय कमेटी सहित विभिन्न कमेटी ने कहा है कि एक इंडियन रेलवे लॉजिस्टिक सर्विस होनी चाहिए जिसमें ये जो सिविल सेवाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाए। ये एक बहुत ही सर मतलब क्रांतिकारी कदम होगा और ऐसा होना चाहिए। जहाँ तक सर इसके न होने का कारण है तो इसमें कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। बुनियादी समस्या एक ये है कि जो रेलवे की यूनियन है उनकी ओर से एक आपत्तियां आ रही है। दूसरा, जो सिविल सेवाएं हैं उनका डोमेन नेचर अलग है।
जैसे पर्सनल सर्विस का डोमेन एकदम अलग है, अकाउंट सर्विस मूल रूप से वो फाइनेंस मैटर को देखता है, ट्रैफिक सर्विस मूल रूप से कॉमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन को देखता है, तो उनका डोमेन क्षेत्र अलग है। आपका तो ज्योग्राफी का, संस्कृत का बैकग्राउंड है, अकाउंट्स से आपको कोई मतलब नहीं है। यस सर। बट अकाउंट्स की ट्रेनिंग आपकी हो रही है, आप समझ रहे हो। यस सर। तो ऐसा क्या है जो कि एक अकाउंट्स ऑफिसर पर्सनल का काम नहीं कर सकता, पर्सनल ऑफिसर कमर्शियल का काम नहीं कर सकता, कमर्शियल ऑफिसर अकाउंट्स का काम नहीं कर सकता? ऐसी कोई विशेषता तो रेलवे वर्किंग में नहीं है। ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है सर। तो इसीलिए सर इसको उच्च स्तर पर सबसे पहले मर्जर किया जाए, जे ग्रेड या SAG लेवल से मर्जर करना स्टार्ट करें, और उसके बाद फिर हम लो लेवल पे आए। लो लेवल पे सर अभी मर्जर करना मेरे हिसाब से अभी उचित समय नहीं आया है। बट ऑल इंडिया लेवल पे क्लास 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन क्यों नहीं एकजुट है इस विषय पर? सर रेलवे में एक विडंबना है कि यहाँ जो विभागीकरण और विभागीय प्रतिस्पर्धा अत्यधिक मात्रा में है, और इस कारण लोग रेलवे का हित नहीं समझ पाते हैं, बल्कि अपने डिपार्टमेंटल हित के न्यस्त स्वार्थों में डूबे रहते हैं। तो सर ये एक निगेटिव है और इसे बदला जाना चाहिए सर। थैंक यू। aditya.mithila@gmail.com। यस सर। इसमें मिथिला क्या है? सर मिथिला मेरा उस क्षेत्र का नाम है सर जहाँ से मैं संबंधित हूँ। अच्छा। यस सर। तो मिथिला के अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? लगभग 12 जिले सर आते हैं उसमें। 12 जिले आते हैं। उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार और सीमांचल के एरिया। अच्छा, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है सर। और अदरवाइज क्षेत्रफल के हिसाब से? सर अदरवाइज सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दरभंगा है शायद सर। अच्छा, एरिया के हिसाब से। मुझे ये बताइए, जो अगर हम मिथिला के बारे में बात करें यस तो 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं? सर मिथिला की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जो ज्योग्राफिकल समस्या के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी समस्या वहाँ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के पिछड़ेपन से हम देख सकते हैं। और तीसरी समस्या जो है सर, वो हम उसको कह सकते हैं कि जो कमिटेड पॉलिसी मेकिंग मिथिला के लिए नहीं हो पाया, वो है 3 समस्या के रूप में देख सकते हैं। और 3 पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में हम बात करें तब? सर अगर 3 पॉजिटिव डेवलपमेंट की बात करें, हाल के अगर हम 15 वर्षों का उदाहरण लें, तो कुछ सिग्निफिकेंट चेंजिंग आया है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से अगर हम देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मिथिलांचल रीजन में विशेष रूप से जब हम उसको चिकन नेक से कनेक्ट करने के लिए जो कोसी रेलू महासेतु के रूप में देखते हैं, तो ये सबसे अधिक सिग्निफिकेंट है। इसके माध्यम से मिथिलांचल जो है वो पूर्वोत्तर और बंगाल से जुड़ रहा है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है सर। दूसरा ये है कि 7 निश्चय प्रोग्राम 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया है सर, और उसके माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और मानवीय चेहरे के साथ सामाजिक परिवर्तन को वो बिहार सरकार ने प्रारंभ किया, जिसका व्यापक लाभ बिहार को हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सर, हाल में शराबबंदी के माध्यम से सर एक नए युग का सूत्रपात जो है बिहार से पूरी मिथिलांचल में हम सर अनुभव कर सकते हैं। आप अभी हाल में किसी गांव गए हैं? हाँ सर, मैंने अपना गांव विजिट किया था दिसंबर में, और आसपास की। तो वहाँ पे क्या अंतर आप पाते हैं विकास के? सर सबसे पहले कि सामाजिक परिवर्तन हम देखने को वहाँ देख सकते हैं। विशेष रूप से शराबबंदी के बाद एक गांव में शांति है, परिवार शांत है, घरेलू हिंसा कम है, एक सामाजिक परिवर्तन है। दूसरा सर, महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव हम देखते हैं, क्योंकि शराबबंदी और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट जो हुआ है, उसके माध्यम से महिलाओं का एम्पावरमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ा है। और सर तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, विशेष रूप से रेलवे और हाईवेज में, और उसका प्रत्यक्ष बदलाव जो है सर वो आर्थिक रूप से दिख रहा है सर। अच्छा, आप तो भूगोल ज्योग्राफी आपने लिया हुआ है ना? अगर हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश चले तो बीच में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? सर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश चले हम तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद सर पंजाब। आप ऊपर से चलिए एकदम। यस सर। हिमाचल लेते हुए। ओके सर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल। ओके सर। वहाँ पंजाब नहीं आ रहा है। हाँ ओके सर। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब के पश्चात सर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। यस सर। हिमालय के ऊपर को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अच्छा। जम्मू कश्मीर। हाँ। और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। अच्छा। बीच में कौन कौन से, उसमें दूसरे देश भी आ सकते हैं? सर हिमालय प्रदेश के ज्योग्राफिकल आधार पर अगर करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल के पश्चात उत्तराखंड, फिर उसके बाद नेपाल के पश्चात हम देखते हैं तो सिक्किम, और सिक्किम के पश्चात चिकन नेक से होते हुए चिकन नेक क्या वेस्ट बंगाल?
वेस्ट बंगाल, यस सर, जो ठीक है। दार्जिलिंग वाला एरिया हाँ है, ठीक है। उससे होते हुए फिर आसाम आते हैं। आसाम के बाद सर वहां से एंट्री होती है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में होती है। तो अगर हम आसाम और अरुणाचल प्रदेश की तुलना करें यस सर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन ज़्यादा बड़ा है सर अरुणाचल प्रदेश सर। और जनसंख्या? सर आसाम का है। आसाम बड़ा है। अच्छा, एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन यस सर। एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, क्या अंतर है दोनों में? सर ये एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को का जब क्षेत्र प्रादेशिकरण करना प्रारंभ किया भूगोलवेत्ताओं ने, तो ये दो कंसेप्ट आए। सबसे पहले प्रारंभिक स्तर पर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन आया, जिसमें एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के आधार पर वर्गीकरण और प्रादेशिकरण करने पर बल दिया गया। लेकिन बाद में यह एक्सेप्ट किया गया कि केवल क्लाइमेटिक आधार जो है एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, उनके प्रादेशिकरण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें साथ साथ जो इकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं उसको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। यही कारण है कि सर बाद में एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इन दोनों आधार पर अगर हम मिथिला क्षेत्र को देखें तो क्या बताएंगे, कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये या एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है? सर मिथिला रीजन जो है वो मूल रूप से सस्टेनेबल धान प्रधान वो एग्रीकल्चर रीजन है। अच्छा, एक मुझे और बता दीजिए आप, कालिदास मेघदूत, मेघदूत में मेघ का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा तक होता है? सर मेघ का जो वर्णन किया है महाकवि कालिदास ने, वो रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक का वर्णन किया है, जिसमें रामगिरी जो मूल रूप से रामटेक पहाड़ी जो है वहां से लेकर सर ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में? यस सर। अच्छा, तो वहां से सिर्फ मध्य प्रदेश में वो उज्जैन का वर्णन करते हैं, और उसके पश्चात सर होते हुए वो अलकापुरी जो आजकल फूलों की घाटी जिस एरिया को हम कहते हैं उत्तराखंड में, वो अलकापुरी है सर। तो अलकापुरी क्यों प्रसिद्ध है, वहां जाने की क्या जरूरत थी? सर अलकापुरी में यक्ष की जो विरहिणी प्रिया थी वो रहती थी, जिससे यक्ष को 1 वर्ष तक जो है वियोग का श्राप मिला था, दंड मिला था उनके यक्षपति कुबेर के द्वारा। यानी अलकापुरी को आप कुबेर से जोड़ते हैं? यस सर, वो उन्हीं की राजधानी थी। उन्हीं की राजधानी। आदित्य, फिलहाल आप एक IRAS प्रोबेशनर हैं। यस सर। हाल फिलहाल में जो लोग सरकारी सेवा में जा रहे हैं, सिविल सेवा में जा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप वो सामाजिक और विविधता को मत लाइएगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो एक कैरियर सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते होंगे, क्योंकि आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। आप जिस तरीके का नया स्ट्रक्चर है उसमें ये तो समझ में आता है कि नौकरी वहाँ शुरू की जाए, लेकिन ये कारण नहीं समझ में आता कि वहाँ नौकरी खत्म की जाए। यस सर। ऐसा क्यों, जिस तरह की व्यवस्था है उसमें ऐसा क्यों नहीं होगा कि 2-4 साल वहाँ नौकरी करने के बाद व्यक्ति कॉर्पोरेट में जाए, पैसा कमाए, क्योंकि अल्टीमेटली पेंशन तक नहीं है। आपका क्या कहना है? सर मेरा मानना है कि जो सिविल सेवा विशेष रूप से है वो एक कंप्लीट पैकेज देता है पूरी लाइफ के लिए, जिसमें बहुत कम आयु में सर हमको लीडरशिप का एक बड़ा पोजीशन मिल जाता है, जो सामान्य रूप से कॉर्पोरेट सेक्टर में संभव नहीं है। इसका पब्लिक एक्सपोजर जो है सर वो काफी सिग्निफिकेंट है। दैट यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड। एकदम व्यक्तिगत मौद्रिक पैसे के हिसाब से मुझे बताइए कि व्यक्ति क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहेगा तो समझ में आता है, बने क्यों रहना चाहेगा? आपको नहीं लगता कि NPS ने उसका जो चार्म था कि आप सुरक्षित वृद्धावस्था रखेंगे, वो तो आपसे छीन लिया है? सर अब सुरक्षित वृद्धावस्था जहां तक सिविल सर्विसेज में है तो NPS के माध्यम से और इतने डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल और सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं कि हम अपनी वृद्धावस्था को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए मात्र पेंशन भोगी बनना जो है वो एकमात्र विकल्प नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ कि आप मुख्यतः जिन तरह के बैकग्राउंड के साथ उसमें आ रहे हैं, उसमें आपके पास लिटरेचर आपने अपना विषय रखा है। यस सर। और उसमें भी संस्कृत को बनाया है। संस्कृत फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस एक डेड लैंग्वेज है, ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता। क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे होती हैं, लैटिन है, अरेबिक है, संस्कृत है, उनका एक दस्तावेजी महत्व तो है, अन्यथा क्या प्रकार्यात्मक महत्व संस्कृत का है? सर इसमें सर मैं असहमत होना चाहूँगा, क्षमा करें, कि संस्कृत डेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि डेड लैंग्वेज का जो भी डेफिनेशन है, जैसे 2010 के बाद प्रकाशित संस्कृत की कोई महत्वपूर्ण पुस्तक बताओ, उपन्यास कोई? सर लघु पद्य प्रबंध त्रयी
जिसको उपन्यास है, हाँ। पद्य उपन्यास, उपन्यास तो गद्य होगा ना? यस सर। और उसके बाद फिर सर हरिश्चंद्र चंपू काव्य आया है। मैं उपन्यास 2010 में आपको 10 साल का 8-9 साल का वक्त दे रहा हूँ। यस सर। एक उपन्यास बता। सर उपन्यास एक प्रचलित विधा संस्कृत में नहीं है, तो हर भाषा का अपना टेस्ट होता है, तो उसी अनुसार वहाँ की काव्य रचना या साहित्यिक रचना होती है। अच्छा चलिए कुछ नवीन चीज़ों पे बात करते हैं। हाल फिलहाल में हम अमेरिका का जो व्यवहार देखते हैं, स्पेशली ट्रंप के आने के बाद, यस सर। आपको नहीं लगता कि अमेरिका लगातार मल्टीलेटरल जो उसकी जिम्मेदारियां थी उनसे पीछे हट रहा है? यहाँ तक कि उसने अपनी सेनाएं भी हटाना शुरू किया है। जो मल्टीलेटरल एजेंसी समूहों का वह हिस्सा था, वहाँ से भी अपनी जिम्मेदारी को वो कम कर रहा है, एनवायरनमेंट को लेकर कम कर रहा है। ऑफ लेट ऐसा लग रहा है कि अमेरिका एक जिम्मेदार राष्ट्र की बजाय एक गैर जिम्मेदार, कई मामलों में रॉग स्टेट जैसा व्यवहार कर रहा है। आपको नहीं लगता कि एक सुपर पावर के व्यवहार के हिसाब से काफ़ी गैर जिम्मेदार व्यवहार है? सर इस विषय में मेरा मानना है कि अमेरिका को रॉग कह देना ये थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है और उसके स्टेक होल्डर पूरे ग्लोब पे हैं। जहाँ तक अमेरिका का अपना पॉलिसी है कि वो अपने स्टेक होल्डर पूरे दुनिया में फैलाए रहना चाहता है या उसको यूएस सेंट्रिक करना चाहता है, तो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है, अगर हम 19वीं शताब्दी से बात करें तो एक साइकिल चलता रहा है। कभी अमेरिका जो है वो आइसोलेशन में या शानदार पार्थक की नीति जिसको हम कहते हैं उसमें गया है, और कभी व्यापक इंगेजमेंट की ओर बढ़ा है। तो वर्तमान जो साइकिल है अमेरिका में डिप्लोमेसी की, अमेरिकन हिस्ट्री का, वो अमेरिका सेंट्रिक है। तो इसको हम रॉग नेशन या उसको गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में पिछले 50 वर्ष में अमेरिकन डिप्लोमेसी और अमेरिका का जो मिलिट्रिक और इकोनॉमिक प्रेजेंस थी वो कई कन्फ्रंटेशन में व्यस्त रही। इस कारण अमेरिका में खुद कुछ सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर समस्याएं आ गई। तो जब सर ट्रंप साहब आते हैं तो ट्रंप साहब यह फील करते हैं कि अमेरिका को सबसे पहले अपने घर संभालना है, इकोनॉमिक फ्रंट पर अपने को मजबूत करना है, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पर उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन जैसे देश आ गए हैं जो 2050 तक अमेरिका को सेकंड नंबर पर धकेल देंगे। तो अमेरिका का पहला कंसर्न अपने घर को मजबूत करना है, अपने इकोनॉमी को मजबूत करना है, और वो सोची समझी रणनीति है। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार इसको हम अगर कहें, हमारे नज़र से हो सकता है सर, किसी अन्य देश की नज़र से हो सकता है, लेकिन अगर हम अमेरिकी दृष्टिकोण से कहें तो इसको सर्वथा हम नहीं कह सकते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना है। यद्यपि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अमेरिका जैसे मैच्योर डेमोक्रेसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है सर। आदित्य, आप तो ऑलरेडी सर्विस में हैं। एक राष्ट्र की योजना के लिहाज से अगर हम देखें तो हाल में देश के प्रधानमंत्री ने, जब उन्हें रोजगार की स्थिति बतानी थी, तो कहा कि देश में बहुत सारे ऑटो सेल हुई है, जिससे सिद्ध होता है कि हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति अच्छी है। देश के प्रधानमंत्री को जब इस किस्म के आंकड़े देने पड़े तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि हमारी जो योजना संकल्पनाएं हैं, हमारी जो योजना प्रतिष्ठान हैं, वो हमें क्रेडिबल डाटा कलेक्शन और डिसेमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं? हमें अपने योजना प्रबंधन में क्या बदलाव करना चाहिए? सर यह सत्य है कि डेटा के संग्रहण के मामले में, उसके प्रसंस्करण के मामले में और उसके प्रस्तुतिकरण के मामले में हमारे यहाँ इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि कई बार पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर यह कन्फ्यूजन दिखाई देता है। यह ओवरऑल हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम में एक समस्या है, डेटा की समस्या जो है, और यही कारण है कि अब वर्तमान समय में एक व्यापक पैराडाइम शिफ्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें डेटा बैक्ड पॉलिसी मेकिंग, जैसा कि नीति आयोग ने प्रारंभ किया है, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे बिग डेटा के माध्यम से हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो, चाहे डेटा संग्रहण की जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करने की के स्तर पर हो, हर स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि हम डेटा बैक्ड पॉलिसी मेकिंग की ओर बढ़ें, और यह सर धीरे धीरे बदलाव हो सकता है सर। हाँ, आदित्य जी, आप मुझे बताइए कि आदित्य और अद्वितीय में दोनों में क्या अंतर है? क्षमा करें सर। आदित्य, अद्वितीय। अद्वितीय सर। हाँ सर, दोनों में अंतर है, मतलब अर्थ ही परिवर्तित हो जा रहा है। आदित्य से तात्पर्य है माता अदिति के पुत्र, हाँ, अदिते उपत्यम इति आदित्य, और अद्वितीय मतलब जो असाधारण है। तो सर दोनों अर्थ परिवर्तित है, एक सूर्य से तात्पर्य है और दूसरा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, वो है। तो दोनों में से कौन कौन से फीचर्स आपके व्यक्तित्व में हैं? सर जहाँ तक यह छोटी मुंह बड़ी बात होगी सूर्य से किसी की तुलना करना, फिर भी जहाँ तक मैं अपने आप को पाता हूँ तो सूर्य का यह व्यक्तित्व है कि वो जहाँ पहुँचता है वहाँ ऊर्जा देता है,
और मेरा मानना है कि मैं जब किसी अपने फ्रेंड सर्किल में पहुंचता हूँ, अपनी फैमिली में पहुंचता हूँ, तो मैं सबको ऊर्जा देता हूँ। सब हमको देख के प्रसन्न होते हैं और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये पहला है। दूसरा ये है कि सूर्य का व्यक्तित्व है कि वो अपने सफलता में भी, उदय में भी प्रसन्न रहता है और असफलता में भी प्रसन्न रहता है। उसका रंग एक ही जैसा होता है, ताम्र के रंग का। तो मैं भी अपने जीवन में यह अनुभूति किया हूँ कि जब मैं असफल भी होता हूँ तो उतना गम हमको नहीं होता है सर। ठीक है, आप के रेलवेज के जो 1-1.5 साल के अनुभव है उसको आधार मान के आप बताइए कि कहाँ कहाँ वीआईपी कल्चर है आपके रेलवेज में। सर रेलवे की अगर हम एनालिसिस करें वीआईपी कल्चर के आधार पे, तो हमको बहुत जगह ये फील हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वीआईपी कल्चर है। जैसे सर सबसे पहला है कि जो डीआरएम और इस प्रकार के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो व्यक्तिगत कार्यों के लिए सैलून का यूज़ करते हैं। मेरा मानना है कि इवन जो ऑफिशियल काम के लिए भी सैलून यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सैलून का कॉस्ट जो है वो कई करोड़ में होता है। तो सर एक वीआईपी कल्चर ये दिखता है। दूसरा वीआईपी कल्चर की सर एक बड़े अधिकारी आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए या उनको सी ऑफ करने के लिए या उनको इवन पोडियम तक छोड़ने के लिए कई बड़े अधिकारी लाइन लगाए रहते हैं। सर ये एक निगेटिव दिखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर और दूसरी बात है सर कि जैसे रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने घर में जो ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनको सेवक के रूप में लगाए रहते हैं। लेकिन सर हाल के 1 वर्षों में कई बदलाव हुआ है। आप डीआरएम के अंडर में काम कर रहे हैं, क्या आपके लिए संभव हो पाएगा कि आप इन चीज़ों को जो आप खुद स्वीकार रहे हैं कि ये प्रशासन विरोधी है और परसेप्शन विरोधी है, यस सर, के लिए आवाज़ उठाएंगे, यह जानते हुए भी कि आपका जो एपीआर है वो डीआरएम महोदय ही फाइनली करेंगे? सर अब मेरा मानना है कि डीआरएम और जीएम साहब के स्तर पे भी ये समझा जाने लगा कि इस प्रकार कुछ परिवर्तन जरूरी है। जैसे सैलून का इस्तेमाल, अब हर शिद्दत से यह अधिकारी ये महसूस करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको हम सलाह तो दे ही सकते हैं कि सर ऐसा नहीं करिए, क्योंकि अगर मीडिया में लीकेज हुआ ये बात तो खुद उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं ये सर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि 6 महीना पूर्व लखनऊ के एक बड़े अधिकारी थे जीएम रैंक के, और वो अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे, और जब मीडिया में यह बात आई तो उनको बीच रास्ते में उतरना पड़ा। तो मैं उनको यह इस टाइप का उदाहरण देना चाहूँगा कि सर ऐसा करने से अनावश्यक आपकी बदनामी होगी, आपकी प्रतिष्ठा हानि होगी, इसलिए ऐसा ना करें। ठीक है झा जी, अब हम विषय थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपने अभी सुना होगा एंजल टैक्स के बारे में, बहुत चर्चा में। क्या है ये एंजल टैक्स? सर एंजल टैक्स मूल रूप से जो एंजल इन्वेस्टर है, जो स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट करते हैं जो फर्म, उन पर यह आरोपित किया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स है। सर कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए मुझे, क्या है ये एग्जैक्टली, कैसे इम्पोज किया जाएगा, किस अमाउंट पे इम्पोज किया जाएगा? सर जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्टार्टअप कंपनी है, उसके पास फाइनेंसिंग नहीं है, वो किसी मान लीजिए टाटा फर्म की जो फाइनेंसिंग यूनिट है उसको कंसल्ट किया कि मेरे पास ये अच्छा आइडिया है और मैं स्टार्टअप इस पे करना चाहता हूँ, तो सर वो टाटा फर्म उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस फंडिंग पर उसका जो मतलब बेनिफिट होगा उस पर 30% का फ्लैट रेट से एंजल टैक्स आरोपित किया जाएगा। नहीं, एक्स कंपनी में टाटा ने इन्वेस्ट किया अगर 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? नहीं सर, इसका जो बेनिफिट होगा, जैसे 1 करोड़ पर अगर 1 लाख रुपया उनको आप सजेस्ट कर रहे हैं कि पैसा आ जाने के बाद स्टार्टअप का बिजनेस ऑपरेशन होने के पश्चात जो भी गेन आ रहा है उस पर टैक्स लगाया जाएगा ये? यस सर। हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों एक ही कंसेप्ट है या अलग अलग है? सर दोनों के पीछे स्पिरिट तो एक ही है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करना। स्टार्टअप इंडिया जहां सभी वर्गों के लिए था, वहीं स्टैंड अप इंडिया जो हमारे सुभेद्य वर्ग हैं उनके लिए सेंट्रिक है सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आदित्य, भूगोल आपका सब्जेक्ट रहा है। अभी रिसेंटली नेशनल हाईवेज का दोबारा से नाम रखा गया है, क्या किस आधार पर रखा है? सॉरी मैम, इस न्यूज़ को मैं कवर अप नहीं कर पाया हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नॉन फिक्शन किताबें पढ़ते हैं? यस। कौन कौन सी आपने किताबें पढ़ी हैं? किन्हीं 4-5 किताबों का नाम बताएं। मैम हाल में मैंने अमर्त्य सेन का जो है एन अनसर्टेन ग्लोरी पढ़ा है। उसके बाद जो तालाब आज भी हरे हैं ये बुक मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर कलाम साहब की कुछ पुस्तकें जो है टारगेट 3 बिलियन, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, और विवेकानंद का कोलंबो टू अल्मोड़ा ये पुस्तक मैंने पढ़ा है। अच्छा, जो आपने आदित्य अमर्त्य सेन की जो किताब पढ़ी है, क्या है उसका एक संक्षिप्त में बताइए कि क्या उसके अंदर कहा गया है? मैम इसमें ये कहा गया है कि इंडिया की ग्लोरी जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि इंडिया में कंट्राडिक्शन जो है वो व्यापक स्तर पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो इंडिया में
हाई ग्रोथ रेट वाले वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स हैं, वहीं दूसरी ओर जो लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर वाले हमारे उत्तर के राज्य हैं। तो एक व्यापक कंट्राडिक्शन है, और उस कंट्राडिक्शन के कारण लोगों का जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है उसमें व्यापक मात्रा में विभेद है, एक असमानता है। और यह असमानता इंडिया का जो ग्लोरी है, जो उसकी नियति है, जो उसको मिलना चाहिए, उसको अनसर्टेनिटी में ढालता है। ये इस बुक का मैम मेन कंसेप्ट है। ठीक है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए तो भारत और जापान, दो जो कंट्रीज हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैम इंटरनेशनल स्तर पे बात करें तो जापान हमेशा से भारत के जो उसके रिश्ते रहे हैं उसमें इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट वो हमेशा से रहा है। और कॉम्प्लीमेंट्री मैम इसलिए है क्योंकि एशिया पैसिफिक में जो चेंजिंग आ रहा है, विशेष रूप से पीसफुल राइज ऑफ चाइना जो है अब एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना में जो कन्वर्ट हो चुका है। यूएस जो है वो एशिया पैसिफिक से अब कुछ मामलों में विड्रॉ कर रहा है उसके मैटर्स से। तो जो डिप्लोमेटिक रूप से चेंजिंग आ रही है विश्व स्तर पर, उसको, उस गैप को भारत और जापान के जो रिलेशन है उसको फिलअप कर सकता है। और यही कारण है, चाहे क्वाड के माध्यम से हो, चाहे एजीसीआर के माध्यम से हो, भारत और जापान एक दूसरे को अधिक नजदीक पाते हैं और इनका एंगेजमेंट मैम लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। इकोनॉमी के अंदर अगर हम मिथेनॉल इकोनॉमी पे बात करें तो क्या होती है मिथेनॉल इकोनॉमी? मैम मिथेनॉल इकोनॉमी से तात्पर्य है कि जो मिथेनॉल है, जो विशेष रूप से जैव ईंधन से प्राप्त होता है, मक्के से और इस शुगर कैन से, हाँ, तो उसके माध्यम से उसको पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग करके डीजल और पेट्रोल में, और अपने इकोनॉमी को अधिक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ और एक सुनिश्चित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया जाए। कितने प्रतिशत तक ब्लेंडिंग हम कर रहे हैं? मैम 10% अभी मैक्सिमम है, और ये घोषित नीति है, लेकिन अभी इतना किया नहीं जा रहा है मैम। कितना किया जा रहा है? लगभग मैम 5% के आसपास आंकड़े हैं कि इतना एवरेज हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन आपकी शादी हो रही है माना जाए, और आपके जो फादर इन लॉ हैं, जो ससुर हैं, वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं शादी पे, और वो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। उनकी खुद की बहुत इच्छा है कि वो अपनी बेटी को सब गिफ्ट्स दें। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? मैम ये डिपेंड करेगा कि वो गिफ्ट सेरेमोनियल है, सामान्य परंपरागत है, या उस गिफ्ट का मायने कुछ अलग है। अगर सेरेमोनियल है, जो अपनी खुशी के लिए देते हैं, जो सभी अपनी पुत्री को देते हैं। नहीं, वो एक बड़ा बंगला देना चाहते हैं आपको। मैम इसमें 2-3 समस्याएं हैं, और मैं उसको सहर्ष अस्वीकार करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 2-3 समस्याएं स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। सबसे पहले तो एक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मैटर है, और दूसरा कि कोई भी पिता उनको बोलेंगे कि आपको देना ही है तो बाद में दीजिएगा, इस समय मत दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक दहेज के फॉर्मेट में दिखता है, और जैसा कि एक तरफ तो हमारी सरकारी सेवा में भी यह एक अवैध कार्य के रूप में इंगित है, और दूसरी ओर ये मेरा व्यक्तिगत चरित्र है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन बाद में स्वीकार कर पाएंगे? बाद में मैम वो डिपेंड करेगा कि हमारे हम कितना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, और हमारी पत्नी कितनी सहज हैं। सर, अगर मैं केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत पोएम रिसाइट करता हूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय असदो माँ सदगमय, तो ये कहाँ से ये फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है माइनॉरिटीज़ का? सर इसमें मेरा मानना है कि जो माइनॉरिटी राइट जहाँ तक है, कोई प्रार्थना उच्चारण करने मात्र से माइनॉरिटी राइट का उल्लंघन नहीं होता है। और जैसे अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय एक जाति धर्म और संप्रदाय से परे एक प्रार्थना है। तो सबसे पहले ये कोई भी सर माइनॉरिटी राइट का उल्लंघन नहीं है, और हमें इस रूप में माइनॉरिटी संप्रदाय को यह कन्विंस करनी चाहिए ये बात। ये तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया है। यस सर। तो क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करना चाहिए था ये? सर अगर इससे अल्पसंख्यक वर्ग को आपत्ति है तो सबसे पहले उनको कन्विंस किया जाना चाहिए, और अगर तब भी अगर उनको आपत्ति बरकरार रहता है तो हमें किसी और न्यूट्रल प्रार्थना की ओर बढ़नी चाहिए। लेकिन सारतः इस प्रार्थना में कोई ऐसी सांप्रदायिक चीज़ें नहीं है। आप फोक सॉन्ग्स भी सुनते हैं, गज़ल भी गाते हैं,
किस तरह के फोक सॉन्ग सुनते हैं आप? सर फोक सॉन्ग मूल रूप से मैथिली का सुनता हूँ सर। तो कौन से फोक सिंगर्स हैं मिथिला के जो आपको पसंद हैं? सर रजनी पल्लवी, राम बाबू और मैथिली ठाकुर, ये सब पसंद है। तो रजनी पल्लवी का किस तरह का सोहर आपको पसंद आता है? सर मूल रूप से सर विद्यापति के गीत काफ़ी मैं अपने नज़दीक पाता हूँ सर। सोहर क्या होता है? सोहर किसी मांगलिक, विशेष रूप से पुत्र पुत्री जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। और समदाउन क्या होता है? समदाउन सर विदाई के समय जो है, और पुत्री विदाई के समय गाया जाता है। तो और आप गज़ल भी गाते हैं? किसकी गज़ल आप पसंद, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं या? नहीं सर, मैं गज़लकारों के गज़ल जो है गाता हूँ या सुनता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा किसका गज़ल लगता है आपको? सर सबसे अधिक मेरे फेवरेट हैं दुष्यंत कुमार। इसके अतिरिक्त मिर्ज़ा गालिब भी हमको काफ़ी पसंद है। तो मिर्ज़ा गालिब की 2 पंक्तियाँ हमें सुनाएं जो आपको बहुत पसंद हो। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, आप जा सकते हैं।